नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं न्यूक्लियाई के इस आखिरी अध्याय में। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने न्यूक्लियस को बहुत डिटेल में समझा। आज हम बात कर रहे होंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में जो कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानी जाती है। मॉडर्न फिजिक्स का आखिरी लेक्चर होगा ये। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अपकमिंग डेज में हम वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के साथ आ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Alright then, let's start our today's session. So, are you there? Yes, sir. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उससे एकदम अलग है। सिंपल तो समझना यह है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप की होती है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन से पहले फिजन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हम इस चीज़ को ऐसे शुरू करेंगे कि न्यूक्लियर फिजन जो है ये एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके अंदर हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जिसका मास नंबर ज़्यादा हो, किससे? 130 से। कि जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। अब ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होंगे इनका जो मास नंबर होगा इट वुड बी लेस देन 130 फॉर श्योर। तो सिंपल से ऐसे समझना कि मेरे पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई होगा। ये पेरेंट न्यूक्लियाई या पेरेंट न्यूक्लियस जब रिएक्शन शो करेगा तो वो दो या दो से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक होगा। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो भी फ्यूजन होता है वो ज़्यादातर बाइनरी ही देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिजन आर बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है यहाँ पे? बाइनरी का मतलब है कि दो में ही ब्रेक होता हुआ हमें नजर आता है। दो से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर बाइनरी होंगे। वहीं पे अगर मैं दो से ज़्यादा बाइनरी के अलावा अगर कोई न्यूक्लियाई देख रहा हूँ ब्रेक होता हुआ तो उसको ट्राइनरी फिजन बोलेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा देखा गया कि जब भी न्यूक्लियर फिजन होगा तो चार ही आउट ऑफ 1000 फिजन्स, चार ही आउट ऑफ 1000 फिजन्स क्या होंगे? ट्राइनरी होंगे। सो 4 आउट ऑफ 1000 फिजन्स आर ट्राइनरी और इन विच न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई लाइक 3 डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जितने भी फिजन्स हमें देखने को मिलते हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस फिजन्स होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस फिजन्स के अंदर या स्पॉन्टेनियस फिजन की वजह से ही हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। स्पॉन्टेनियस फिजन्स क्या होंगे? जो खुद ब खुद अपने आप रिएक्शन शो करे और ब्रेक होना शुरू हो जाए डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, इसी चीज़ को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। वहीं पे स्पॉन्टेनियस में खुद से होता है और दूसरे टाइप का फिजन है एक इंड्यूस्ड फिजन। तो इंड्यूस्ड फिजन में क्या होता है? इंड्यूस्ड फिजन में हम कोई ना कोई पार्टिकल यूज करेंगे और वो पार्टिकल ही होगा जो रिजल्ट देगा हमें फिजन के अंदर। अभी पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? सिंपल सा समझो दैट इंड्यूस्ड फिजन्स आर दोस फिजन व्हिच आर इंड्यूस्ड बाय आइदर प्रोटॉन और बाय अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। किसी के भी थ्रू अगर फिजन हो रहा है तो उसको इंड्यूस्ड फिजन बोलेंगे। और जनरली ये जो फिजन्स होते हैं इनमें हम क्या देखने को मिलता है हमें? दैट दे आर इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन ही है जो अल्टीमेटली ब्रेक होगा जिसकी वजह से हमें मेजरली फिजन देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको हमें यहाँ पे समझनी है। स्पॉन्टेनियस फिजन्स वो फिजन्स होते हैं जिसके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो। सिंपल सा समझना है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से देखने को मिलता है। वहीं पे जो स्टेबल न्यूक्लियस होंगे उनको उनके लिए फिजन शो करने के लिए हमें इंड्यूस करना पड़ेगा। तो वो जनरली जो भी फिजन स्टेबल होंगे इनिशियली उन्हीं के केसेस में हम इंड्यूस फिजन देखने को हमें मिल रहा होगा। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं फिजन इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन। फिजन इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के थ्रू फिजन कैसे इंड्यूस किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके से समझो कि सपोज मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस है और ये जो हैवी न्यूक्लियस है मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि यूरेनियम का है।
अभी जो हैवी न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का, इसका मास नंबर क्या होगा? 235 मास नंबर होगा इसका। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए समझो कि सपोज मैंने एक न्यूट्रॉन लिया, और ये न्यूट्रॉन को मैं एक हैवी वेलोसिटी देके इस न्यूक्लियस को हिट कराता हूँ। तो ये जो भी न्यूक्लियस होगा, ये जैसे न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा तो सारे के सारे जो न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर प्रेजेंट, और न्यूक्लियॉन्स जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे अपनी जगह छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर वो मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूट्रॉन हम हिट करते हैं, इस न्यूट्रॉन को हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन क्यों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर होता गया है कि थर्मल जो न्यूट्रॉन है वो अपने आसपास सराउंडिंग में से कोई भी थर्मल एनर्जी गेन करके कॉन्टिन्यूसली इसको हिट करना चालू करेगा न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने ज्यूम करा कि मेरे पास एक थर्मल न्यूट्रॉन था, और ज़्यादा एनर्जी वाला मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि ये थोड़ा सा कम इसकी एनर्जी है, और ये अप्रॉक्सीमेटली मैं अज्यूम करके चलता हूँ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन फिजन कराने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी किसी भी न्यूट्रॉन की हो सकती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तो ये एक पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। अ न्यूट्रॉन विच इंड्यूसेस फिजन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि भाई ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये शायद सीधा पास कर जाए, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा बाकी सारे न्यूट्रॉन्स का, लेकिन ये इसके अंदर रिएक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, बस इसकी कॉन्फिगरेशन को हिट कर देगा, चेंज कर देगा। वहीं पे अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कहीं पर भी होगी तो होगा क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा, और ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास, हैवी न्यूक्लियस, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो जब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे कि ये जो हैवी न्यूक्लियस था, इसका जो मास नंबर है ये चेंज होकर 235 से 236 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ये इसके अंदर आ गया होगा, और बाकी सारे न्यूट्रॉन जो है इसके आसपास ही रहा होगा। तो न्यूक्लियर फिशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो यूरेनियम 235 होता है ये स्टेबल होता है, जबकि 236 वाला अनस्टेबल होता है। और जैसे ही ये अनस्टेबल होगा, इसकी जो अनस्टेबिलिटी है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ऑब्जर्व कर इस तरीके से कर पाएंगे कि ये ब्रेक होना चालू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्रेक होने की कोशिश करेगा। तो जो न्यूट्रॉन हमने इसके अंदर हिट किया, जिस न्यूट्रॉन से हमने इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस को हिट किया, होगा क्या, ये न्यूट्रॉन इस तरीके से इसके अंदर से घुल मिल जाएगा कि हम इसको इवन पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये न्यूट्रॉन है कौन सा। बट ये होगा कि हाँ भाई, इसने ना इसको अनस्टेबल कर दिया, और अनस्टेबल करने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा दो टोटल न्यूक्लियाई के अंदर। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम एक चीज जो और ऑब्जर्व करते हैं वो ये होता है कि कुछ कुछ अमाउंट ऑफ या कुछ कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, दे गेट इनफ एनर्जी सो दैट दे कैन जस्ट गो आउट ऑफ दिस। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन के साथ साथ कुछ कुछ न्यूट्रॉन्स भी है जो कि बाहर निकल गए, और ये जो न्यूट्रॉन्स है ये कुछ यहीं पे ऐसे हमें दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बोलेंगे दैट सम न्यूट्रॉन्स मे एस्केप ड्यूरिंग दिस इंड्यूस्ड फिजन। और जो हमें डॉटर न्यूक्लियाई मिले, ये डॉटर न्यूक्लियाई, अगेन ये डॉटर न्यूक्लियाई इसीलिए बने क्योंकि अनस्टेबिलिटी से इस हैवी न्यूक्लियस, यूरेनियम के हैवी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो ये जो न्यूक्लियस है अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर मैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू शो करने की कोशिश करूँ तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैं इसको कैसे शो करूंगा? मैं सिंपल से इसको ऐसे बोलूंगा कि मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया, वो एक न्यूट्रॉन को मैं 1 n 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैंने हिट करा दिया 235 यूरेनियम के साथ। तो ये जो 235 यूरेनियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 92 होता है। जैसे ही ये इसको हिट करेगा तो इससे जो मुझे न्यूक्लियस मिला 236 यूरेनियम, ये न्यूक्लियस जो होता है ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। और इसी अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से हम ये न्यूक्लियर फिजन देख रहे होते हैं, जबकि 235 वाला क्या होता है, ये काफी हद तक स्टेबल न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर रिएक्शन तभी होगी या ये फिजन तभी शो करेगा जब इसको किसी पर्टिकुलर न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी इसके पास हो, ताकि ये अपनी एनर्जी से उस न्यूक्लियस के अंदर जाके उसको अनस्टेबल कर दे, उसके मास नंबर को चेंज करके। तो अब होगा क्या, ये जो है ये टूट जाएगा। अभी टूटेगा तो कैसे दिखेगा उसको जरा देखते हैं। तो 236 यूरेनियम जो हमें मिला, जो कि अनस्टेबल है, अब ये अलग अलग तरीके से ब्रेक हो सकता है। तो जब ये अलग अलग तरीके से ब्रेक होगा ना, ये एनसीईआरटी की अगर स्पेसिफिकली पॉइंट से बात करूँ तो एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन शो करी है कि 3 अलग अलग टाइप के रिएक्शन जो है ये शो करेगा। पहली रिएक्शन जो हम देखते हैं यहाँ पे वो ये है कि ये बैरियम, क्रिप्टम और 3 न्यूट्रॉन साथ इसमें हमें मिलेंगे। तो अब इनका जो मास नंबर है ये 144, बैरियम 56, और ये होगा 89, क्रिप्टन 36। और इसी के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सिमिलरली एक और कॉम्बिनेशन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है एस बी, जिसको एंटीमनी बोलते हैं, एक होता है एन बी, प्लस यहाँ पे 4
न्यूट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं जो बाहर निकल जाएंगे, मतलब उस रिएक्शन के अंदर खुद को बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसका मास नंबर 136, एटॉमिक नंबर 51, इसका मास नंबर 99, एटॉमिक नंबर 41। मेजर चीज़ हमें ये है इस रिएक्शन को समझने की कि ये रिएक्शन सही है या नहीं है। ये चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो मास नंबर्स को ऐड करके। कहने का मतलब जैसे कि फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले जो मास नंबर्स है वो बराबर होने चाहिए। देखो जरा, 144 प्लस 89 प्लस ये 3 न्यूट्रॉन्स निकले तो 3 × 1 यानी कि 3। तो ये जो सम है ना, ये सम 236 के बराबर आना चाहिए। देखते हो जरा, ये सम बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल बराबर आ रहा है। सिमिलरली उसी के साथ साथ जो यहाँ पे जो ये एटॉमिक नंबर है, इनका सम भी बराबर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में। तो जब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में अगर सम बराबर आएगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। नीचे वाले केस में भी देख लो, तो 133 प्लस 99 प्लस 4, तो इससे हमें क्या मिला, इससे ये किसके बराबर आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 16 का 6 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ पे 10, 10 और 3 13, 13 का ये एक ऊपर जाएगा तो 236। तो मतलब ये रिएक्शन भी हम ऐसे, ये वेरीफाई करने का तरीका है कि जो हमें डॉटर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई सही मिल रहे हैं या कोई और गलत मिल रहे हैं। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला, इन्हीं को हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, यही हमारे डॉटर न्यूक्लियाई है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी जो है हम रिएक्शंस के दौरान निकलते हुए देखते हैं, जिस रिएक्शन इस एनर्जी को यूज भी करा जा सकता है। और यही वो एनर्जी है जो बॉम्ब, जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है। इसी के साथ एक और रिएक्शन पॉसिबल होती है यहाँ पे, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि 236U92, जो कि अगेन हाईली अनस्टेबल है, ये ब्रेक होगा इस पैटर्न में। तो अब ये पैटर्न कौन सा होगा, मतलब कौन से तरीके से ये जो यूरेनियम है ये ब्रेक होने वाला है, ये नहीं पता। इसमें हर चीज़ की बस एक प्रोबेबिलिटी होती है, जिस प्रोबेबिलिटी को हम जज कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये कुछ कुछ है, और इस तरीके से जो है न्यूट्रॉन हमें निकलते हुए दिख रहे होंगे, और साथ ही में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें निकलते हुए दिख रही होगी। लेकिन रिएक्शन सही है या नहीं है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए तो मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स का जो सम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उस चीज़ को ही वेरीफाई कर रहे होगी। तो अगेन ये अभी भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, इसीलिए ये रिएक्शन हमें देखने को मिली। लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि इनिशियली 235 मास नंबर वाला जो यूरेनियम होता है वो स्टेबल होता है। जैसे ही उसके अंदर एक स्पीड, हाई स्पीड न्यूट्रॉन हिट करा दिया जाए, तो उससे होगा क्या कि जो है उसका मास नंबर 236 हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरेनियम अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के बाद वो अलग अलग रिएक्शन शो कर सकता है। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, एनसीईआरटी में ये 3 रिएक्शन लिखी हुई है, और हम इन 3 रिएक्शन के आसपास ही चीजों से डील कर रहे होंगे। तो जो डॉटर न्यूक्लियर हर केस में मिल रहे हैं वो कितने हैं, 3 है, 2 ही है। एनर्जी मिल रही है, और हर केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं इसके अलावा, वो न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। पहले केस में हमने देखा कि 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, दूसरे केस में देखा 4 निकल रहे हैं, और चौथे केस में देखा 2 निकल रहे हैं। तो ये 5, 6 के 6 एलिमेंट्स जो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट बना और बहुत डिफिकल्ट आया, तो उस केस में सवाल इन 6 एलिमेंट्स के आसपास घूमेगा, जो कि ईजी नहीं होगा। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इन तीनों में से कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है, और ये जो कोई सी भी रिएक्शन होगी, ये किस बेसिस पर डिपेंड करेगी, इसके बारे में हम जो है इतना डिटेल में डिस्कस, या फिर हम फाइंडिंग्स जो थी हमारी वो उतना इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाए। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने बस एक रिएक्शन कराई, उसको कॉन्टिन्यूसली कराई, और कॉन्टिन्यूस कराते कराते हमने जब उसको देखा, तो हमने पाया कि जो सबसे ज्यादा पॉसिबल रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है, वो है ये वाली रिएक्शन। दिस हैपन्स मोर ऑफ्टन। ये वाला रिएक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि बाकी जो दोनों के दोनों है वो काफी हद तक काफी कम है। मतलब पहला वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरे वाले रिएक्शन को काफी इतना नहीं देखते। तो हमारा जो आज का मेजरली डिस्कशन होगा, वो पहले ही रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे होंगे, वहीं पे जो बाकी रिएक्शंस है उनको ध्यान में रखते हुए हम इतना ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ऐसे बोल सकते हैं एक चीज कि ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड पर फ्यूजन ऑफ 236 या फिर 235U92। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि सपोज तुमने बस एक बार एक न्यूट्रॉन लिया, उसको इस यूरेनियम के अंदर हिट करा, तो जैसे ही ये इसके साथ मर्ज होगा और हमें 236 वाला यूरेनियम मिलेगा, इसके अंदर तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आया, ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसको अनस्टेबल बना देगा। जैसे ही इसने इसको अनस्टेबल बनाया, अब होगा क्या, ये रिएक्शन फर्दर शो करेगा, ये फर्दर स्प्लिट होगा डॉटर न्यूक्लिया के अंदर, और जैसे ये फर्दर स्प्लिट होगा डॉटर न्यूक्लिया के अंदर, हमें क्या मिलेगा, ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे हमें। अभी जो 2.5 न्यूट्रॉन्स ऑन एन एवरेज हमें मिल रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, ये बाकी एटम्स जो यूरेनियम के है यहाँ पे 235 वाले, मतलब सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर समझाओ, सपोज 10 ग्राम यूरेनियम मेरे पास, उस 10 ग्राम यूरेनियम को मैंने एक न्यूट्रॉन से हिट करा दिया। और जैसे मैंने 10 ग्राम यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन से हिट कराया, तो ये यूरेनियम एक उस पूरे के पूरे 10 ग्राम यूरेनियम के 10 ग्राम यूरेनियम 236 बन जाएगा, उसका एक एटम बनेगा, तो एक एटम 236 बन गया। अब एक एटम जैसे 236 बन गया, तो ऑन एवरेज हमने क्या देखा, 2.5 न्यूट्रॉन और निकले।
अब ये 2.5 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जितने भी बचा हुआ उसमें मैटर है 10 ग्राम के अंदर, उसमें जितने भी एटम्स है यूरेनियम के, वो उसको जाके हिट करेगा। तो जिससे होगा क्या, ये कॉन्टिन्यूस एक रिएक्शन चालू हो जाएगी और ये कॉन्टिन्यूस रिएक्शन से हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये दो तरीके से कराई जाती है, एक कंट्रोल्ड वे में और एक अनकंट्रोल्ड वे में। तो जो कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन कराई जाती है उस रिएक्शन को कंट्रोल न्यूक्लियर कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कराया जाता है। और जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स में होती है, जो कि हम बस एक सेटअप बना के छोड़ देते हैं, जैसे उसको लॉन्च करते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंटली ठीक से स्प्लिट होता जाता है, स्प्लिट होता जाता है, और बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे एनर्जी इन फिजन। इस फिजन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी के बारे में जरा बात करते हैं। तो कल की क्लास में हमने एक ग्राफ देखा था। ये ग्राफ कैसे जाता था, ये कौन सा ग्राफ है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है मास नंबर के साथ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसे बनता था, ये थोड़ा सा ऐसे जाता था, कुछ ऐसे ये जाता। अब यहाँ पे कहीं पे हमारा यूरेनियम 235 हमें देखने को मिलता है। और इस यूरेनियम की अप्रोक्सीमेटली जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देखा था। तो इस चीज़ को हमने कल भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि जब यूरेनियम जैसा हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 130 से ज़्यादा है, अगर वो ब्रेक होगा तो उससे फिजन कहलाएगा। वहीं पे अगर 130 या 70 30 से कम वाला जो न्यूक्लियस होगा, अगर वो कंबाइन होकर कोई न्यूक्लियस बनाएगा तो वहाँ पे फिजन देखने को मिलेगा हमें। तो हम कोई सा भी एक न्यूक्लियस अज्यूम कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहा होगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कोई एक्स न्यूक्लियस है मेरे पास, और इसको रफली समझने के लिए मैं एक न्यूक्लियस अज्यूम करता हूँ जिसका जो मास नंबर है वो 240 है। तो मैंने अज्यूम करा कि मेरे पास एक एक्स न्यूक्लियस था, वो ब्रेक हुआ और वो ब्रेक होकर दो डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गई। इसका मास नंबर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 240 था, तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में जो ब्रेक हुआ उसका जो मास नंबर आया वो 120 और 120 आया। अब इनिशियली जो मेरे पास मास नंबर था, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास है, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियाई मुझे मिले, ये डॉटर न्यूक्लियाई की जो एनर्जी होगी ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी, जो कि क्या है, जो कि इनिशियल वाले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए होगा, और वो न्यूट्रॉन ही जाके जब इस एटम को हिट करेगा, उसके न्यूक्लियस को हिट करेगा, तभी जाके ये रिएक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूसली हमें देखने को मिलेगा। अब मेजरली मेन चीज़ है हमें यहाँ पे समझने की कि हम यहाँ पे एनर्जी निकाल कैसे सकते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में हम इन्हीं एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो वही रिएक्शन को एक बारी में वापस से लिखता हूँ। तो एक्स, तो जैसे ही मैंने एक न्यूट्रॉन से हिट कराया, तो ये एक्स जो है ब्रेक हुआ दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, जिसको मैंने वाई और जेड मान लिया। और इसकी इनिशियली इसका मास नंबर 240 था, इसका मास नंबर इन दोनों का 120 और 120 हमें देखने को मिला। इक्वली स्प्लिट हुआ, ऐसा मान के चल लेता हूँ। तो जब ये इक्वली स्प्लिट हुआ तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो इनिशियली थी इसकी थी अराउंड 7.6, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वहीं पे यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो थोड़ी बढ़ गई, इट इज अराउंड 8.5। और ऑर्डर क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डील कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ जिसका मास नंबर 120 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आ जाएगी यहाँ पे, इस चीज़ को जरा समझो। तो हम ऐसे लिखेंगे, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर केस में वो बराबर आ सकती है 7.6 इंटू 240। वहीं पे इस केस में क्या आ जाएगी 120 इंटू 8.5, और इस केस में क्या आ जाएगी अगेन 120 इंटू 8.5। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, वी फाउंड दैट इट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी भी कितनी आ गई 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज जो हम यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस तरफ टोटल एनर्जी जो है वो कितनी आ गई 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, सिर्फ इतनी सी है। अगर इतनी एनर्जी ज्यादा है, इतनी एनर्जी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर रिएक्शन एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस which says that to form daughter nuclei, after reaction energy released during the process which says that to form daughter nuclei we must need 2040 minus 1824 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज हुई, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिली।
मतलब अगर मुझे इन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई को जोड़ के वापस से ये बनाना पड़ेगा यूरेनियम या फिर जो एक्स एलिमेंट है जिसकी एनर्जी इसका मास नंबर 240 है, तो मुझे कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा होती है, जिसको डिस्कस करना, जिसको खुद से बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज जो हमने समझी है, जो हम समझाएंगे आगे अच्छे से, कि एक न्यूट्रॉन जिसके पास कितनी एनर्जी थी, ना के बराबर एनर्जी थी, तो 1 न्यूट्रॉन ऑफ 235 यूरेनियम ऑन फिजन रिलीजेस अबाउट 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। लॉजिक समझना, यहाँ पे हम जो चीज पढ़ रहे हैं इसका लॉजिक क्या है, कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए कैपेबल है। सोच के देखो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी ज्यादा है। और जब हमने वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, उस न्यूक्लियर बॉम्ब में जब वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हमने कराई, तो उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि हम सोच भी नहीं सकते। सोचो मतलब, एक, अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ यूरेनियम के, तो उस एक एटम का मास कितना होगा, उस एक एटम का मास होगा 240 इंटू 1 AMU। 1 AMU किसके बराबर होता है, 240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24। तो इतने ग्राम ऑफ यूरेनियम के पास क्षमता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करवाने की। सोचो इतने से मास ऑफ यूरेनियम से इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर गलती से ये मास 2-3 ग्राम भी पहुंच गया, तो कितना बड़ा, कितना खतरनाक बॉम्ब जो है वो बन सकता है। और उन्होंने जो वो बॉम्ब बनाया था वो काफी ठीक ठाक था, जितना मुझे याद है। शायद वो मोर देन 1 kg यूरेनियम का था जिसको उससे बनाया गया था। इसलिए जो एनर्जी मिली वो इतनी ज्यादा मिली कि उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया। तो रिएक्शन समझने की कोशिश करनी है हमें, कि रिएक्शन हो कैसे रही है, एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर वो चीज़ें तुम्हें क्लियर हो रही है तो ये टॉपिक कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमारा मेजर जो फोकस है वो एनसीईआरटी पर ही होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के या इस चैप्टर के अंदर। द न्यू पॉसिबिलिटीज emerges when we go beyond नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी देखिए, जो हम खुद से नहीं करा रहे हैं, जो खुद से हो रहा है, अगर हम उसके आगे आगे से आगे जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाएंगे। स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन बाय बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियर विद अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन इज फिजन। तो किससे करवाते हैं हम, ये न्यूट्रॉन से कराते हैं। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आइसोटोप लिया यूरेनियम का, जिसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराया, तो हुआ क्या, दो इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिले रिएक्शन के अंदर। 13.10 रिएक्शन हमें यही चीज बता रही है। एक न्यूक्लियन, एक न्यूट्रॉन को जैसे ही हमने यूरेनियम के इस एटम पे हिट कराया, तो ये 236 बन गया, जो कि अनस्टेबल होगा और हमें ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन यही रिएक्शन दो अलग अलग तरीके से भी प्रोसीड कराई जा सकती है, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, कि ये अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल है। तो ये तीन ही रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, और हमें इन तीन ही रिएक्शंस को समझना है। लेकिन मेजरली जिससे हम डील कर रहे होंगे वो होगी एक फर्स्ट, यानी कि 13.10 रिएक्शन। The fragment products are radioactive nuclei. They emit beta particles in succession to achieve stable end product. तो यहाँ पे ये ऑन कॉन्टिन्यूसली इतनी एनर्जी इसीलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि लेटर ऑन ये स्टेबिलिटी अचीव कर सके। द एनर्जी रिलीज्ड, और यू कैन सी द वैल्यू ऑफ क्यू इन द फिजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लिया लाइक यूरेनियम इज ऑफ द ऑर्डर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूट्रॉन के बॉम्बार्ड कराने से एक बारी में जो एनर्जी मिलेगी वो कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। हमने रफ आइडिया ले लिया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर से एनर्जी रिलीज होगी। मतलब एक न्यूट्रॉन 200, दो न्यूट्रॉन 400, तो ऑर्डर क्या हो गया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया ऑर्डर पर फिशिंग न्यूक्लियस। दिस इज एस्टिमेटेड एज फॉलोस। तो एग्जांपल के तौर पे जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में। हमने एक न्यूक्लियस लिया 240 मास नंबर का, इसको दो फ्रेगमेंट में ब्रेक करा, जिसका हमने मास नंबर 120 मान लिया। तो 240 न्यूक्लियस वाले के पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है 7.6। अगर मैं दो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट ब्रेक जो हुए उनकी एनर्जी देखूंगा, वो आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बाइंडिंग एनर्जी में कितना गेन हुआ, वो हुआ अप्रोक्सीमेटली 0.9। और अगर मैं इस 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी के गेन के हिसाब से टोटल गेन की बात करता हूँ, तो वो अप्रोक्सीमेटली 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और इसी को यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर से एनर्जी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। The disintegration energy in fission events first appear as a kinetic energy of the fragments and neutrons. Eventually, it is transferred to the surrounding matter, appearing as heat. तो यही चीज तो हमने देखा कि सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई जितनी भी एनर्जी मिली है ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेटर ऑन यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट की एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में, जो कि सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिलती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूक्लियर फिशन। और इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी। द एनॉर्मस एनर्जी रिलीज इन एन एटम बॉम्ब कम्स फ्रॉम अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, जिसके बारे में मैंने बात करी, और यही चीज का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया गया था। तो न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब दो लाइटर न्यूक्लियर को फ्यूज किया जाता है लार्जर न्यूक्लियर बनाने के लिए, तो एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है। सबसे पहले हमने फिजन देखा, अब हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं। Since the larger nucleus is more tightly bound, as seen from the binding energy curve, some examples of such energy liberation nuclear fusion reactions are this. स्टार्स का मतलब यहाँ पे मेजरली हम बात कर रहे हैं सिर्फ सन के बारे में। सन के अंदर यही प्रोसेस से कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब ये है, हम देखते हैं कि जो सन है वो एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी या हीट रिलीज कर रहा है। तो वो हीट रिलीज कर कैसे पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही है। और जितने भी स्टार्स है उन सारे के सारे स्टार्स भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि
अगर सन की रिएक्शन है, सन पे कुछ इसी तरीके से रिएक्शन होती है, समझो उस चीज को। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जैसे ही ऐड होगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2H1, और इसी के साथ एक एलिमेंट या फिर एक पार्टिकल निकलेगा जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलेंगे। और ये जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब बहुत सारे एंटी न्यूट्रिनो, और ये है पॉजिट्रॉन। तो जनरली जब भी ये रिएक्शंस होती है ना, बहुत अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, एक है पॉजिट्रॉन और एक है एंटी न्यूट्रिनो। इसी के अलावा अगर फिजिक्स के अंदर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 32 पार्टिकल्स है जो रिलीज होते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में, अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। तो होता क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ से ये मिला, अब ये वापस से रिएक्ट करेगा इसी के सेम सिमिलर उससे, तो इससे हमें हीलियम मिलेगा। फिर ये जो है ये एक और रिएक्शन शो करता है जिससे हमें हाइड्रोजन का आइसोटोप मिलेगा। तो हर प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज होती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। इन फर्स्ट रिएक्शन टू प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ड्यूट्रॉन। तो दो प्रोटॉन यानी कि दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुआ तो इससे ड्यूट्रॉन मिला। अब सेकंड रिएक्शन और इसके साथ साथ क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन रिलीज, पॉजिट्रॉन बनेगा जिसके साथ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि टू ड्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं और एक लाइट आइसोटोप बना रहे हैं हीलियम का। इस रिएक्शन के अंदर फिर थर्ड रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि दो न्यूट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं ट्रीटियन, या और एक ही साथ प्रोटॉन। अभी ट्रीटन का है, ये ट्रीटन है तुम्हारा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जो थर्ड आइसोटोप हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का, वही है ये। For fusion to take place, the two nuclei must come close enough so that the attractive short range nuclear force is able to affect them. ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब न्यूक्लियस काफी पास हो। However, since they are both positively charged particles, they experience Coulomb repulsion. They therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. और इसी वजह से ये जो Coulomb फोर्स का रिपल्शन होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसको ये ओवरकम कर पाता है, क्योंकि जो रिएक्शन के दौरान यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो इस चीज को काफी हद तक रोक लेता है, इस Coulomb फोर्स को। The height of the barrier depends on the charge and radius of the two interacting nuclei. It can be shown. For example, the barrier height of two protons is approximately 400 kilo electron volt and is higher for nuclei with higher charges. We can estimate the temperature at which two protons in a proton gas would averagely have enough energy to overcome the Coulomb's barrier. तो समझो अभी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 3 kBt, 3/2 kBt, ये कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल कर आती है टेम्परेचर की वजह से, ये ऑलमोस्ट 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। जिसकी वजह से जो टेम्परेचर निकल कर आता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ केल्विन के बराबर होता है। सोचो एक टाइम पर जब सन के अंदर रिएक्शन हो रही होगी तो कितनी अमाउंट ऑफ कितना टेम्परेचर होगा, ऑलमोस्ट 3 × 10⁹ केल्विन के बराबर। व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर सिस्टम सो द पार्टिकल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द कूलम्ब रिपल्शन बैरियर एंड इट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फिजन। तो जब टेम्परेचर बढ़ाकर फिजन कराया जाता है तो उस टाइप ऑफ फिजन को बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फिजन। थर्मोन्यूक्लियर फिजन वही सोर्स है उसी एनर्जी का जो स्टार कॉन्टिन्यूसली एमिट करते हैं। द इंटीरियर ऑफ अ सन हैज अ टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 × 10⁷ केल्विन व्हिच इज कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एवरेज एनर्जी। तो इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो इतना है, लेकिन सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इतना होता है। और जो इंटीरियर का टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू सरफेस का टेम्परेचर। इसीलिए जो रिएक्शन है वो हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलती है, सरफेस पर देखने को मिलती है, which is considerably less than the estimated temperature. Clearly, fusion in the sun involves proton whose energies are much above the average energy. The fusion reaction in the sun is multi-step process. अभी sun में exactly क्या होता है एक बार जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो बर्न होकर हीलियम बनेगा। दस द फ्यूल इन द सन इज अ हाइड्रोजन इन इट्स कोर। और सन जो है वो उसके अंदर अगर मैं देखूँ तो कोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के थ्रू ये होता है, और जो फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्ट होकर ड्यूटेरियम बनाएगा। यहीं पे प्रोटॉन जो पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन होकर जहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये ड्यूटेरियम और प्रोटॉन आपस में रिएक्ट करके हीलियम बनाएंगे। अगेन यहाँ पे भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और ये हीलियम फर्दर जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो हीलियम आयन बनाते हैं जिसके पास प्रॉपर उसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होती है, जिसके अंदर से अगेन 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर द फर्स्ट थ्री रिएक्शंस मस्ट अकर ट्वाइस। और ये रिएक्शन होने के लिए पहली तीनों रिएक्शन दो बार होनी चाहिए। तो ये जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है इनको ट्वाइस कर दो और लास्ट में प्लस करके इसमें कर दो, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। हीलियम इकलौता एलिमेंट नहीं है जो किसी भी स्टार के अंदर प्रेजेंट होकर एनर्जी रिलीज कर रहा हो। हाइड्रोजन लेकिन प्रेजेंट होना जरूरी है। एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट्स डिप्लीटेड एंड बिकम्स हीलियम, द कोर स्टार्ट्स टू कूल। और जैसे जैसे ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली रिपीट होगा लंबे समय तक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम के अंदर। और अगर पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया तो जो मेरा स्टार है वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हमने हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट सन को देखा और समझा, तो हमने ये पाया कि हमारा जो सन है वो अभी मिडिल एज में है। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि एक सन की जो एवरेज लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन ईयर्स होती है, और हमारे सन की आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मतलब आधा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो चुका है हीलियम के अंदर। और अगर आधा हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सन की जो लाइफ है वो 5 बिलियन ईयर्स अभी बची है। अभी देखो कितना ज्यादा होता है ये नंबर।
तो बहुत ज़्यादा साल है अभी भी हमारे सन के पास, जब तक वो कॉन्टिन्यूसली सनलाइट एमिट करता रहेगा और हमारे अर्थ जैसे बाकी प्लैनेट्स को भी उनके लिए भी एनर्जी का सोर्स बना रहेगा। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन होता जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता जाएगा, और हीलियम में जैसे जैसे कन्वर्ट होगा तो जो है सन धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एक पॉइंट के बाद जो पूरी की पूरी यू कैन से सोलर सिस्टम है वो इलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि सन बचेगा नहीं, एनर्जी का कोई सोर्स बचा नहीं, एनर्जी का सोर्स बचा नहीं, तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम उस पर्टिकुलर गैलेक्सी में खत्म हो जाएगा। और हमारे सोलर सिस्टम के पास लेकिन अभी बहुत समय है हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा। If the temperature increases to about 10 to the power 8 Kelvin, the fusion takes place again. This time of helium nuclei into carbon. This kind of process can generate through fusion higher and higher mass number elements, but the element more massive than those near the peak of the binding energy curve cannot be so produced. अब यहाँ पे समझो इस चीज को, तो पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होगा हीलियम के अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे पहुंच के ये प्रोसेस रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हीलियम जो है ना वो फर्दर रिएक्शन शो करना शुरू कर जाए अगर टेम्परेचर 10 टू द पावर 8 से ज्यादा हो जाए। और अगर टेम्परेचर 10 टू द पावर 8 से ज्यादा हो जाए तो अब हीलियम कन्वर्ट होने लग जाएगा कार्बन के अंदर, और ये प्रोसेस फिर से काफी हद तक काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कॉन्टिन्यूसली जनरेट करके देता रहेगा। The age of sun is about 5 into 10 to the power 9 years, and it is estimated that it is enough hydrogen in the sun to keep it going for another 5 billion years. तो जैसा कि मैंने बताया आधी एज जा चुकी है, लेकिन अभी भी इतना है कि 5 बिलियन ईयर तक अभी भी ये चलता रहेगा। आफ्टर दैट हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप एंड सन विल बिगिन टू कूल एंड विल स्टार्ट टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कोलैप्स करना शुरू करेगा, विच विल रेज द कोर टेम्परेचर। द आउटर एनवेलप ऑफ द सन विल एक्सपैंड टर्निंग इट इनटू सो कॉल्ड रेड जायंट। तो अभी भी हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे हम ये फिनोमिना देख सकते हैं कि जो सन है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रेड पार्ट के अंदर, जिसने क्या बना लिया, रेड जाइंट बना लिया है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन आती है। पहला हम बोलते हैं कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मो न्यूक्लियर फिजन, जिसको हम प्रॉपर मूवमेंट्स जो है वो करा सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। यहाँ पे भी हम आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं 10 टू द पावर 8 केल्विन तक टेम्परेचर को लेके जा पाए, उतना टेम्परेचर अचीव कर पाए, तभी जो है न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू करेगा। तो नेचुरल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो स्टार के अंदर होता है उसी को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस के अंदर। कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर का एम क्या होता है कि वो एक स्टेडी पावर जनरेट करे न्यूक्लियर फ्यूल को हीट करते हुए, जबकि टेम्परेचर की जो रेंज है वो भी 10 टू द पावर 8 केल्विन ही होती है। इस टेम्परेचर पर जो फ्यूल है उसको कंटिन्यूसली हम मिक्स करते हैं पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। द चैलेंज इज टू कन्फाइन दिस प्लाज्मा सिंस नो कंटेनर कैन स्टैंड सच अ हाई टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट टास्क होता है वो यही होता है कि इतने ज्यादा गर्म पदार्थ को संभाल के कैसे रखा जाए, क्योंकि हमारे पास कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई सा भी ऐसा ठीक से मटेरियल नहीं है जो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी को प्रिजर्व करके संभाल पाए खुद के अंदर। तो काफी सारी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया काफी सारी टेक्निक्स डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इफ सक्सेसफुल फिजन रिएक्टर विल होपफुली सप्लाई ऑल ऑलमोस्ट अल्टीमेट पावर टू ह्यूमैनिटी, जैसा मैंने इसके बारे में तुम्हें बोला। तो बीइंग अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है इस फील्ड के अंदर। अभी के टाइम पे कोई भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊं तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर टू बिकम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या ना के बराबर लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो इस चीज़ को आगे एज अ करियर परस्यू करने की सोचे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि हमारी कंट्री से ज़्यादा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ काम करने की कोशिश कर रही है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करने की कोशिश करे। तो बहुत सारी कंट्रीज है अभी भी पैसा कॉन्टिन्यूसली लगा रही है, और एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हम इस चीज़ को बनाकर डील कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री R&D के अंदर बहुत सारा पैसा लगाती है ताकि इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर पाए, अपार्ट फ्रॉम आर कंट्री, जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी क्या ही बोले हम। आई डोंट थिंक सो हमारे किसी नेता को पता भी होगा न्यूक्लियर इंजीनियर नाम की कोई चीज़ भी होती है, और ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर भी लाई करती है। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। मैं तुम्हें बोलूंगा NCERT के जितने भी क्वेश्चन है इनको जरा देखना समझना करने की कोशिश करना। जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें अभी के लिए समझाई है ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को ही करेंगे। इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करते हैं यहाँ पे। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 6 क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज टू बी इन योर एग्जाम मे बी। समझ आया तुम्हें सब कुछ ये सब जो भी हमने पढ़ा? यस सर। इन सारी की सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ढंग से रिवाइज इसमें करना है 10 NCERT। क्वेश्चंस हैं। नहीं NCERT ये नई वाली NCERT है, देखो इसमें 6 क्वेश्चन है बस। देख लो कौन से, और इनको 6 को करना है बस, एक्स्ट्रा नहीं करने कोई भी। लिखा है ना रीप्रिंट 2025 2026, तो अगले साल के लिए बोर्ड्स में यही 6 क्वेश्चन जो है सो बोर्ड ने या NCERT ने। इसके बाद एक और पेज नहीं है क्योंकि इसमें 322 पर है ओके ओके सब। ओके ठीक है हाँ 10 क्वेश्चन ठीक है 10 क्वेश्चन ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट दीस 10 क्वेश्चंस, और कोशिश करना चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ो, समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। NCERT रीड करना।